हेलो फ्रेंड्स, पिछले वाले में अपन एटम के बारे में बात कर रहे थे। तो एटम में जो बोर का परमाणु मॉडल था वो अपने पास चल रहा था। यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल में मैंने आपको जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ऊर्जा है वो कक्षा के साथ यानी n का मान बढ़ने के साथ आपकी ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है। कुछ इस तरह से बताया था। जबकि ऊर्जा अंतराल का मान n का मान जो बढ़ता है उसके साथ साथ क्या होता है, ऊर्जा अंतराल का मान घटता है। ये मैंने बातें क्लियर कर दी थी आपके सामने। उसके बाद देखो आपके पास मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी कुल ऊर्जा है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है। अब देखिए मैंने आपको कुल ऊर्जा बताई थी E बराबर -13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, इतनी मैंने आपसे बात कर ली थी। अब इसमें क्या है कि जैसे ये E है, ये ऊर्जा जो कुल ऊर्जा है वो नेगेटिव में है। ठीक है, तो इसमें E और KE और PE में कुछ एक संबंध होता है। वो इस तरह से होता है कि KE बराबर -E। ठीक है, अगर मैं इसको इसके टर्म में लिखना चाहूँ तो -E बराबर, देखो E बराबर क्या है, -13.6 इंटू Z² मात्रक। ठीक है, जो भी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब ये केवल E बराबर है, ये इतनी वैल्यू, और -E बराबर लगाना है तो माइनस और आ जाएगा। सही बात है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि KE बराबर 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ये बात समझ में आई आपको। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जो गतिज ऊर्जा होती है वो कुल ऊर्जा के नेगेटिव वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपकी E है वो PE/2 होती है। कौन सा होता है, E बराबर PE/2। यानी ये कह सकता हूँ कि जो PE है वो होती है 2E के बराबर। ठीक है, यानी कुल ऊर्जा के डबल के बराबर आपकी कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। अब देखो इसको, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँगा, इसको करूँगा PE बराबर, ठीक है, PE बराबर 2 गुणा E का मान लिख दूँ -13.6 इंटू जो आगे की वैल्यू है वो, तो कितना हो जाएगा, PE बराबर -27.2 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। समझ में आ गई कि आपको ये बात। अब देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, मैंने ये चीज़ें बताई। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला कौन सा बताया कि जो E बराबर है वो KE प्लस क्या होगा, PE होगा। आपको ये बात पता है, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। देखो जरा, E बराबर होगा आपके पास, E बराबर KE प्लस PE होगा। ठीक है, यही हम बोलते हैं कि कुल ऊर्जा हमेशा गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अब देखो आपके पास गतिज ऊर्जा कितनी है, 13.6। ठीक है, बाकी की वैल्यूज को मैं छोड़ देता हूँ। आपकी जो दूसरी वाली स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी है, -27.2 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये कॉमन आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको। अगर ये कॉमन आ जाएगा तो देखो इसमें से बचेगा क्या आपके पास, 13.6 प्लस के और 27.2 माइनस के। ठीक है, जोड़ना था, दोनों को ऐड करना था, ये प्लस और ये माइनस के 27.2, कुछ इस तरह से है। तो इसमें से अगर इसको ऐड करोगे तो ये माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो प्लस वाली वैल्यू इसमें से घटेगी। तो कितना बचेगा आपके पास, 13.6 किसका, माइनस का, इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये किसके बराबर था, E के बराबर था, और ये भी किसके बराबर है, E के बराबर। E वाली वैल्यू पहले की तरह ही सेम टू सेम आ गई। क्या पता चली आपको ये बात, पता चली ना। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगा लेना जेट की दृष्टि से, समझ गए। इसके बाद देखो, इसके बाद मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में एक बात का जिक्र किया होगा कि जो आपकी आयनन ऊर्जा है, यानी किसी भी परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन होता है उसकी कभी भी जो डेल्टा E है वो 0 नहीं होता है। डेल्टा E क्या 0 नहीं होता है। हाँ, E 0 हो सकती है, वो भी कौन सी कक्षा के लिए, अनंतवी कक्षा के लिए 0 हो सकती है। E का मान, डेल्टा E तो कभी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा हमेशा। लेकिन जो ऊर्जा का मान जो अनंत पे है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0 कितना होता है, 0 होता है। आपने देखा पहली कक्षा में -13.6 होता है, दूसरी कक्षा में 3.4 होता है। इस तरह से मान घटता जाता है और अनंत पे कितना हो जाता है,
जीरो हो जाता है, यानी नेगेटिव वैल्यू तो घटती है, प्लस की वैल्यू बढ़ रही है, अनंत में कितना होता है, जीरो होता है। और इसी को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा किस तरह से बोलते हैं, देखो जरा, आयनन ऊर्जा यानी आयनन ऊर्जा का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं आपको, अगर उसकी डेफिनेशन बताऊं तो कुछ इस तरह से होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक से, उसके नाभिक के किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त करने के लिए उसे नाभिक से बहुत दूर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो वो ऊर्जा क्या कहलाती है, उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन का मतलब ही यही होता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन को उसके नाभिक के आकर्षण से दूर कर दिया जाए या आकर्षण से मुक्त कर दिया जाए, ठीक है। तो यानी ये कह सकते हैं कि जो आपकी आयनन ऊर्जा IE होती है वो बराबर होती है E अनंत माइनस E1, ठीक है। अनंत की वैल्यू कितनी, 0, E1 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस 13.6, वैल्यू कितनी बच गई, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। यानी आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दे दोगे तो वह उस नाभिक के आकर्षण से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, समझ गए। और देखो ये तो है आयनन ऊर्जा, लेकिन कई बार आपको एक फॉर्मूला और देखने को मिला होगा कि E1 की जगह E2, E3, E4 कुछ और दूसरा आ जाए, ठीक है। तो वो फिर आयनन ऊर्जा नहीं होती है। अगर मैं ये लिख दूं कि E अनंत माइनस E2 लिख दूं तो ये आयनन ऊर्जा नहीं होती है। ये है तो एक्चुअल में आयनन ऊर्जा ही, वो दूसरी कक्षा से अनंत तक पहुंचाने के लिए आयनन ऊर्जा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये होती क्या है, ये होती है आपकी जो IE है वो होती है उत्तेजन ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है, उत्तेजन ऊर्जा, जो आपके जेट के सिलेबस में नहीं है। जेट में ये चीज़ क्या है, नहीं है, आपकी केवल यही चीज़ है। समझ में आ रही है ना ये बात। इसके बाद देखो ये बोर का परमाणु मॉडल कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब बोर के परमाणु मॉडल की मैंने आपको सारी कमियां बता दी थी कि ये एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे ही लागू होता है, इसके अलावा इसने द्विमान प्रभाव नहीं बताया, स्टार्क प्रभाव नहीं बताया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो थी इसकी कमी वो ये थी कि ये हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को सेटिस्फाई नहीं करता था। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या था, उसे सेटिस्फाई किस तरीके से नहीं करता था, वो बात करेंगे हम। तो नई हेडिंग डालो, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब देखो ये होता क्या है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, समझिए। देखो मैं बताता हूँ आपको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है। दरअसल देखिए हाइजेनबर्ग ने ऐसा कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी एक ही समय पे, क्या, एक ही टाइम पे, एक ही समय पर उसकी स्थिति व संवेग का सही निर्धारण नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, सही निर्धारण नहीं कर सकते। हाइजेनबर्ग ने यह कहा था कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही समय पर उसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में है या दूसरी कक्षा में, अगर दूसरी कक्षा में है तो कहाँ पर है। अगर स्थिति आपने बता दी तो उसके संवेग, उसके वेग के बारे में नहीं बता पाओगे आप कि उसके अभी वेलोसिटी कितनी है, उसका संवेग अभी कितना है, ठीक है। अगर आपने संवेग बता दिया तो उसकी स्थिति नहीं बता पाओगे कि वो दूसरी कक्षा में है या तीसरी कक्षा में है, दूसरी कक्षा में है तो वो कहाँ पर है, ये बोर ने नहीं बताया था, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था। आपको पता चल गया ना हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या था, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक ही समय पर स्थिति व संवेग का सही निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत था। इसके बाद देखो इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, डेल्टा अक्स यानी स्थिति में अनिश्चितता डॉट डेल्टा पी, संवेग में अनिश्चितता, ये होती है h/4π के बराबर, ठीक है। या तो h/4π से ये वैल्यू ज़्यादा होती है या उसके बराबर होती है, ठीक है। ये तीर का चिन्ह जिस तरफ खुलता है, जिस तरफ इसका मुंह होता है, वही संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। जैसे 3 2 तो 3 बड़ा है यहाँ पर। अगर ऐसा हो 3 2 तो इस बार क्या है, यहाँ 2 बड़ा है। जिस तरफ ये तीर का चिन्ह खुलता है वही बड़ा होता है, ठीक है। देखो अब
इन्होंने ये वाला फॉर्मूला दिया। अब इस वाले फॉर्मूले में आप एक दो चीज़ें और चेंज कर सकते हो। वो मान लो आपको संवेग ना दे कि वेग में अनिश्चितता दे, यहाँ पर सीधी अनिश्चितता का मान रखना है आपको। क्या रखना है? अनिश्चितता का मान रखना है। अगर मान लो वो संवेग में अनिश्चितता नहीं देगी, आपको वेग में अनिश्चितता दे, तो आपको पता है कि P बराबर mv होता है। अपन ने वहाँ पर ऊर्जा वाले में, उसमें त्रिज्या वाले में उससे पहले देखा था, अपन ने जो पढ़ा था उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो ये चीज़ है P बराबर mv है, तो ये डेल्टा P में है, अभी डेल्टा में है। डेल्टा का मतलब इसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो द्रव्यमान तो लगभग स्थिर सा रहता है, वेग में परिवर्तन जल्दी हो सकता है, तो m डेल्टा v, ठीक है। तो इसकी जगह मैं ये भी रख सकता हूँ, तो डेल्टा अक्स डॉट डेल्टा पी की जगह डेल्टा m डेल्टा v h अपॉन 4 पाई, ठीक है। अगर मैं इसको, मेरे को इसको चेंज करना है, तो डेल्टा अक्स डॉट m को नीचे भेज दूँ, डेल्टा v यहाँ रहने दूँ, क्या हो जाएगा? h अपॉन 4 पाई m। समझ गए आप? अब आपको देखो वो क्वेश्चन में क्या करता है, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड नहीं, जूल इंटू सेकेंड, ठीक है। 4 का मान आप जानते, 4 तो 4 रहेगा, पाई का मान आप जानते हो 3.14 लिख दो या 22/7 लिख दो। द्रव्यमान का मान आपको दे रखा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, तीनों का मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके अलावा आपको इन दोनों में से कोई एक देगा, एक वैल्यू पूछ लेगा, तो जब आपको आंसर करना है किसी का, तो इसको आप इक्वल मान सकते हो, क्योंकि देखो मैंने क्या बताया, ये या तो इक्वल होता है या ये पद छोटा होता है। तो आपको आंसर करते वक्त क्या करना है, डेल्टा, मैं बता देता हूँ आपको, आंसर करते वक्त आपको कुछ इस तरह से लिखना है, डेल्टा अक्स डॉट डेल्टा v बराबर h अपॉन 4 पाई m से आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। ये जेट ICR में आया हुआ है, इसके साथ साथ एम्स में आया हुआ है, नीट लेवल का जो पेपर होता है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें कहा गया कि किसी के लिए किसी इलेक्ट्रॉन की संवेग में अनिश्चितता 0 है। क्या है संवेग में अनिश्चितता? 0। तो उसकी स्थिति में अनिश्चितता क्या होगी? यानी उसने बताया कि जो डेल्टा P है वो 0 है, तो उसकी डेल्टा अक्स ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन था, रखे जरा देखो, डेल्टा अक्स डॉट डेल्टा P की जगह 0 रख दूँ, 0 बराबर कर दूँ h अपॉन 4 पाई। अब आपको पता है डेल्टा अक्स निकालना, तो ये नीचे जाएगा, किस तरह से निकलेगा, डेल्टा अक्स बराबर h अपॉन 4 पाई 0। अब देखो 0 इससे गुणा होगा, गुणा में है यहाँ 0 इससे गुणा में होगा, तो पूरे पद को 0 बना देगा, डेल्टा अक्स बराबर h अपॉन 0। और अगर किसी संख्या में देखो कोई भी अक्स वाई कोई भी संख्या हो, अक्स अपॉन 0 यहाँ तो आता है अनंत, और 0 अपॉन अक्स कोई भी, ये कोई भी संख्या हो सकती है, तब आता है 0, समझे। तो यहाँ क्या आएगा, अनंत आएगा, तो डेल्टा अक्स बराबर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। समझ में आई क्या ये बात? ये जेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जेट में नहीं आया है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए जेट में आ सकता है, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही।